Okay, good morning everybody. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट इंट्रोडक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली वी विल नो कि वी लाइक टू एसर्टेन द कॉस्ट, और एसर्टेन करके क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करके आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। तो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हर बार तो ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली कि आप जो सेलिंग प्राइस बोलो वही होगी, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एवरी टाइम यू नीड टू ट्राई टू मैनेज योर कॉस्ट, यू नीड टू ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट। तो जो कॉस्ट को मैनेज करने की बात हो रही है दैट इज टू मेंटेन द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करोगे, ऑब्वियसली जब कंट्रोल की बात होती है तो हम क्या करते हैं, वी सेट सम स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और फिर यूज टू फाइंड आउट द वेरिएंस कि ज्यादा कॉस्ट क्यों आई, और फिर वेरिएंस के जो हैं उस पे आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन और कंट्रोल द कॉस्ट। तो रिडक्शन क्या है, जिसमें आप स्टैंडर्ड पे या पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं रहने वाले। इट स्ट्राइव्स फॉर द कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो ये भी एक पर्पज, और अल्टीमेटली ये सब करके आप मैनेजमेंट में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये डिफरेंस भी देखा था, कॉस्ट रिडक्शन और कंट्रोल का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन में लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यहाँ पे हम चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, वहां पे स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करते हैं। ये पास्ट प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है। ये प्रिवेंटिव फंक्शन है जबकि वो करेक्टिव है। ओके, और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो गया दैट एंड्स, जबकि वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ओके, ये अनसेटिस्फाइड वॉस है, कभी भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। ठीक है, रिडक्शन रिडक्शन करो और रिडक्शन करो, इट गोज ऑन। बस यहां तक हमने देखा था, और ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी हमने किया था, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू विद द थियरी। प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे भी थोड़ा होगा बट मेजर यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट होने वाले हैं। ठीक है, आगे हमने कुछ टर्म्स भी देखी थी, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यहां पे भी कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स आपको दी गई हैं। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब हम ये आगे हमने देखा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी इसके स्कोप में क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। ओके, सबसे पहले कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट का एनालिसिस, कॉस्ट की कंपैरिजन, फिर कॉस्ट का कंट्रोल करना, उसका रिपोर्ट जनरेट करना और स्टैट्यूटरी कंप्लाई करना। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या है, हमने आगे जो टर्म्स की थी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस्ट इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेज विच यू आर विलिंग टू पे फॉर प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, ओके, विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर बिजनेस। तो यहां पे अगर आप देखोगे कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। तो वो जो कॉस्ट है, वो जो एक्सपेंडिचर है, उसको असर्टेन करने के लिए, टू डिटरमाइन दैट कॉस्ट, जो भी आप टेक्निक, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, वो क्या है, कॉस्टिंग। ओके, तो यहां पे जितनी भी मेथड्स आने वाली है, आगे जाके मैंने आपको बताई थी काफी सारी मेथड्स हैं, काफी सारी टेक्निक्स हैं, वो सब क्या है, अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग के चैप्टर्स। ओके, the cost ascertain procedure is governed by some cost accounting principle and rules. ओके, तो यहां पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको थोड़े कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स, जैसे अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे कॉस्टिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, बट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, बट उसको एडॉप्ट करके रूल्स या प्रिंसिपल्स जो भी है कॉस्टिंग के, वो हम फॉलो करते हैं। कॉस्ट इज ascertained यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब तरीके से आप एसर्टेन कर सकते हो। तो कॉस्टिंग इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट। बराबर है। नेक्स्ट, तो फिर अकाउंटिंग क्या है, सिंपली उसका अकाउंटिंग करना, ये भी आया था। ठीक है, ये जो भी आप कॉस्ट कर रहे हो उसका अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग में क्या होगा, एज आई सेड, अकाउंटिंग कैन बी डन इन ए इंटीग्रेटेड मैनर, जिसमें हम फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मर्ज कर देंगे, और अकाउंटिंग कैन बी सेपरेटली, कॉस्ट का सेपरेट करो और फाइनेंस का सेपरेट करो, जिसमें हम क्या करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग का इटसेल्फ चैप्टर आएगा। ओके,
और यहां पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल स्टेटमेंट रिपोर्ट। ओके, एंड अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या होगा, कॉस्ट शीट और रिपोर्ट, वेरियस रिपोर्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट। फिर उसका एनालिसिस करेंगे। यहां पे होगा क्या, एनालिसिस में क्या करोगे, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट, जो हमने कंट्रोल में देखा था, राइट, जिसमें हम क्या करते थे, बट कंट्रोल इन डेप्थ है। बट नॉर्मली भी आप जब भी कॉस्ट करोगे एज इट इज, तो ऐसा होगा नहीं कि चलो आपको खर्चा करना है, खर्चा कर दिए। इवन हम घर पे भी बजट बना के एक्सपेंस करते हैं कि भी हमारी इनकम इतनी है, तो वी नीड टू डू एक्सपेंडिचर विद इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। ओके, तो बड़े बड़े बिजनेस में तो आप सोचिए कितना बजटिंग करते होगे, तो वो सब बजट बनाते हैं कि कॉस्ट का बजट बनते, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर एक्चुअल को कंपेयर करके कुछ वेरिएंस आया, ठीक है, जो भी वेरिएंस हुआ है, ठीक है, उस पे आप एनालिसिस करोगे और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंस। ये कॉस्ट डिफरेंसेस किस किस रीजन की वजह से हुआ है, उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में ऐसी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। या तो आपने बजट बनाने में गलती की है, या तो बजट सही से बना है, बट जब आप खर्च कर रहे हो, जब आप एक्सपेंड कर रहे हो, तब वो बजट से ज्यादा कर लिया। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेम्स, विल आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव अपॉन द सेम। फिर हम करेंगे कॉस्ट की कंपैरिजन, किसके साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए, कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना है या रिडक्शन करना है या कंट्रोल करना है, ठीक है, और हर बार हम ट्राई ऐसे करेंगे हमारे खर्च कम हो। ओके, अब देखिए दो ही तरीके हैं प्रॉफिट को अर्न करने के, ठीक है, या तो आप सेल्स बढ़ाओ, जो भी कॉस्ट है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करो और आपका सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। अभी वो हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि यू विल इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस। ओके, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे फिक्स है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू रिड्यूस योर कॉस्ट। तो आपको अब देखिए, जैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे क्या है, नए नए मशीनरीज आते हैं, फिर मशीनरी में भी अपग्रेडेशन होता है, उसके आउटपुट में एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट इनोवेशन, सो दैट यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हो गए वो ज्यादा हो गए, विद एफिशिएंसी होगा, वेस्ट कम हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आप ये सब कर सकते हो। डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट सर्विस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर बार आप कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हो या कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हो, यू नीड टू एवरी टाइम अल्टरनेटिव सर्च करो कि अभी ये मटेरियल की जगह पे हम कोई और मटेरियल ले लेते हैं, ये मशीन की जगह पे हम और बेटर वे से, एफिशिएंट वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी कॉस्ट, अगर आपको बेस्ट कॉस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है, गो फॉर दैट अल्टरनेटिव, दैट टू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड ऑल। कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, तो यहां पे क्या होगा, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट। आपके जितनी भी कॉस्ट है आप सबका लिस्ट करोगे, फिर वहां पे देखोगे कि कहां कहां पे ये कॉस्ट मैंने इतना खर्च किया, इसके सामने मुझे बेनिफिट कितना मिला, यू विल कंपेयर। ओके, कि ये मैंने जो खर्च किया, क्या उससे मुझे जो बेनिफिट रिसीव हुआ, कई बार हम बोलते हैं ना कि ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो पैसा वसूल होना चाहिए। आपने जितना भी खर्च किया, जहां पे भी मशीनरी बाय करते हो, तो क्या इट इज वर्थ इट कि आपने ये मशीन बाय किया, इट इज वर्थ इट कि एक्चुअली उसका आपको जितना एफिशिएंसी मिलना चाहिए मिला कि नहीं मिला। ओके, ये कंपेयर करिए फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर। Thus we can state that cost analysis to know whether cost is not exceeding its budgeted cost and cost reduction is possible or not. ओके, तो यहां पे क्या है, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, रिडक्शन को ट्राई करेंगे और कंपेयर ऑलवेज करते रहेंगे, बजट वर्सेस एक्चुअल। एक्चुअल किया, उसका एडवांटेज कितना मिला, एडवांटेज कम मिल रहा है तो हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और फाइनली रिपोर्टिंग होगा। ओके, ये सब करने के बाद विल रिपोर्ट इट। अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें क्या होगा, मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल पे रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करेंगे कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, बजट कितना था, एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ। ओके, फिर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी, कंजम्पशन कितना हुआ,
फिर उसके बेसिस पे आप फाइंड करोगे कि रॉ मटेरियल का परचेज का बजट क्या है, कितने में परचेज किया, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, एवरीथिंग। फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की बात हुई। फिर आगे आप जाओगे तो सेल्स डिपार्टमेंट की बात होगी। ओके, फिर रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जनरेट होंगे डिपार्टमेंट वाइज। कॉस्ट रिपोर्ट हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो आप मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं, प्लान करना, ओके, उसको इफेक्टिवली मैनेज करना, लीड करना, कंट्रोल करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, तो वो सब आप यहाँ पे विद हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट यू कैन गो एट डिपार्टमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज। ओके, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कई बार ऐसा होता है कि अगर मतलब अभी देखिए कॉस्ट की जो लीगलिटी है वो इतनी कंपलसरी नहीं है और कम है। जैसे कंपनीज एक्ट की बात करें तो उसमें क्या है, कोई भी कंपनी को कंपनीज एक्ट के सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सारे आरओसी के फॉर्म सब कुछ करना है, ठीक है। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में क्या होगा कि टैक्स ऑडिट कंपलसरी है 1 करोड़ प्लस, ओके, तो वहां पे भी कंप्लायंस आ जाएगा। बट कॉस्ट में क्या किया है कि ये जो कॉस्ट का कंप्लायंस है दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज नॉट जनरलाइज थिंग, समझो। ओके, यहाँ पे आप किसी छोटी मोटी कंपनी को बोल दो जिसका टर्नओवर 1-2 करोड़ है, उसको बोल दो चलो आप कॉस्ट के सारे डिपार्टमेंट मैनेज करो अच्छे से एंड ऑल दिस थिंग्स, देखो इसका खर्चा कितना होगा। यहाँ पे कॉस्ट मैनेज करने जाऊंगा कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओके, उल्टा हो जाएगा। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देर आर कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स कंपनी के लिए है और सीजी को पावर भी दिया हुआ है कि आप नोटिफाई कर सकते हैं। ओके, आप नोटिफाई कर सकते हैं कि किस किस को कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स एक्सेट्रा एप्लीकेबल है। ओके, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किया हुआ है, तो जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसको ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, देखिए पहले ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड का टॉपिक है ओल्ड सिलेबस में वो ऑडिट में था, तो कंपनी ऑडिट, और कंपनी ऑडिट में ही आ जाता था रिलेटेड टू यू कैन से कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि किसको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, मतलब कॉस्ट का भी ऑडिट होता है अलग से, विच इज डन बाय द सीएमए, ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICMAI। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो सीए भी कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। सीएमए का वर्क सीए कर सकते हैं, सीएस का वर्क सीए कर सकते हैं, सीए का वर्क वो दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ऑडिट में से हटा दिया और उन्होंने क्या किया, कंपनी ऑडिट, क्योंकि क्या था कंपनी ऑडिट दोनों जगह पे आ रहा था ओल्ड सिलेबस में, लो भी क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी लो है तो वहां पे भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में भी आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया वो चैप्टर को हटा दिया ऑडिट में से, बोले ऑलरेडी आपने लो में कर दिया है, फिर ऑडिट में वापस हम क्यों समझाएं कि कंपनी ऑडिट में क्या करना है, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ तो कंपनीज एक्ट है। ओके, तो उन्होंने क्या किया वो कंपनी में ही रखा, मतलब कॉर्पोरेट लॉ में ही रखा। तो कॉर्पोरेट लॉ का आपका चैप्टर नंबर 10 है जहां पे है रिलेटेड टू ऑडिट, तो उस ऑडिट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स का पूरा यहाँ पे टॉपिक आएगा और इसके जो रूल्स हैं वो भी आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स सबसेक्शन 1 रूल नंबर 3 and 5, यहाँ पे देखिए कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 इज दैट, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, वो यू कैन से रूल बेस्ड है, उसमें क्या होगा हर एक के रूल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड के अलग से रूल बनाए कि किन किन को एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे देखिए 35 करोड़ एंड ऑल, मतलब यहाँ पे सेक्टर वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, तो वो हम लो में अच्छे से पढ़ेंगे कि किसको इसको ये एप्लीकेबल है नहीं है। तो ये जो हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की बात हो रही थी दैट इज दिस वन। ओके, so that you will see in law chapter number 10.
ओके, ये रूल्स के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे लो में। चलो, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अभी ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव को थोड़ा यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं, और लिमिटेशंस भी है, और एक बार आपको लिमिटेशंस भी पूछी थी नवंबर 19 में। एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली आपको प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि कॉस्ट पता होगा तभी तो प्राइस डिसाइड कर सकते हो। कॉस्ट ही नहीं पता है तो एफएसएटली तो आप कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? ओके, देन इट हेल्प्स इन पीरियड ऑफ रिसेशन एंड ट्रेड कॉम्पिटिशन बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अभी देखिए, जब रिसेशन होगा तब क्या होगा कि आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है या सेल्स नहीं होगा, तो वहां पे आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, कॉस्ट बहुत ही कम करना पड़ेगा। तो देयर विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग कहां पे वेस्टेज हो रहा है, कौन कौन सी नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज है जिसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से, तो आइडेंटिफाई करो एंड रिड्यूस योर कॉस्ट। रिकॉर्ड्स, अगर हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर और एस्टिमेट्स। अब देखिए, जो लोग गवर्नमेंट के टेंडर भरते हैं, ओके, वहां पे अगर आप कम प्राइस रखोगे तो आपको टेंडर मिल जाएगा, बट फिर क्या होता है, वो प्राइस में आपकी कॉस्टिंग तो आनी चाहिए। अभी यहाँ पे आपका टेंडर पास भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, सिर्फ टेंडर मिलने से कुछ नहीं होगा। फिर जानबूझ के आप लो प्राइस मटेरियल करोगे तो दैट इट विल बी अ वेस्टेज, और आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होएगा, और फिर फ्यूचर में अगर वो डिटोरेट हुए आपका वर्क, ठीक है, तो फिर आपको टेंडर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपको टेंडर भरना है तो आपको मिनिमम प्राइस कोट करनी होती है वहां पे, और दैट शुड बी, गवर्नमेंट के टेंडर में तो क्या होता है, सभी लोग कोट करेंगे, आपकी जो लोवेस्ट और अच्छी क्वालिटी वाली कॉस्ट होनी चाहिए, तो तब जाके आपको वो टेंडर पास होता है। तो वहां पे प्रिसाइज मैनर में आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और फिर उसमें माइनर प्रॉफिट आप ऐड करके यू कैन गो एंड फिल अप द टेंडर, तो वो टेंडर भरने में भी आपको काम लगेगा। फिर वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, ओके, और जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो रिड्यूस करनी चाहिए आपको एक्टिविटीज, तो हटा सकते हो। एलिमिनेटिंग वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, चाहे मटेरियल में हो, लेबर में हो, एक्सपेंस में हो, भी आप वेरिएंस एनालिसिस से कर सकते हो। फिर डिफरेंट पीरियड का भी आप कंपेयर कर सकते हो। एंड फाइनली मटेरियल कॉस्टिंग, आप अगर मटेरियल कॉस्टिंग करोगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ लेवल मेंटेन करेंगे कि मटेरियल कैसे आप मेंटेन करोगे एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? एंड फाइनली कई सारी टेक्निक आप यूज कर सकते हो कॉस्टिंग की, बजटिंग, स्टैंडर्ड एंड ऑल, ओके, उससे भी आपको यहां पे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगर आप देखोगे लिमिटेशन, ये आप कॉस्ट को मैनेज कर रहे हो, बट ये पूरा रिकॉर्ड रखने में भी आपको कॉस्ट होगी, तो एक्सपेंसिव है। एज आई सेड, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में सोच नहीं सकते कि आप एक ऐसा सेपरेट कॉस्ट का डिपार्टमेंट रखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट रखो सेपरेटली, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। सेम वे रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट का रिकॉर्ड आप अलग मेंटेन कर रहे हो, उसका प्रॉफिट अलग होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट अलग होगा, तो दोनों का रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा आपको, ओके, कि एक्यूरेट है कि नहीं है। हाँ, अगर आप इंटीग्रेटेड मेंटेन करते हो तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इंटीग्रेटेड में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट का भी रिकॉर्ड, फाइनेंस का भी रिकॉर्ड एक साथ बनाना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे हो और फाइनेंस और कॉस्ट का अलग अलग बना रहे हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। एक ही ट्रांजेक्शन के लिए आप कॉस्ट में भी एंट्री पास कर रहे हो, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए आप फाइनेंस में भी एंट्री पास कर रहे हो, ठीक है। और कॉस्टिंग इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल। देखिए, कॉस्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ क्या करती है, एसर्टेन करती है। तो जस्ट बाय अडोप्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम यू जस्ट विल बी एबल टू गेट टू नो कि कॉस्ट कितनी हो रही है, वेस्टेज कितना है, कॉस्ट में वेरिएंस कितना है, व्हाट अबाउट रिडक्शन। उसके लिए तो फिर आगे जाके आपको और टेक्निक डेवलप करनी होगी जिससे आपका रिडक्शन हो, कंट्रोल हो, तो वो डिफरेंट है। सिर्फ कॉस्ट का अकाउंटिंग करने से रिडक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिससे आप कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट देखा, ओके, बट हमारा ये सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके, CMA। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, सेम वे आगे हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ओके।
तो सी टू इट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है? तो वी विल नो द कॉस्ट अकाउंटिंग एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ओके द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो यहां पे जब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, उसका अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, क्योंकि यहां पे हम कॉस्टिंग के सारे रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे। बट जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो दैट डील्स विद बोथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल एज क्वांटिटी एस्पेक्ट। ओके, तो जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों। कैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? मैनेजमेंट में काफी सारे जगह पे आपको डिसीजन लेना होता है, तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, नीड टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी। ओके, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। ओके, देयर मच मोर एनालिटिकल थिंग्स, डेटा विल बी देयर। ओके, तो वहां पे क्वांटिटेटिव क्वालिटी बोथ डेटा विल बी अवेलेबल। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यू वेरी वेल नो, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट। जबकि यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पे दिस वी आर डूइंग अकाउंटिंग और रिपोर्ट फॉर द हेल्पिंग मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। ओके, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट so that management can plan and coordinate the work accordingly। तो ये रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात हो रही है, जबकि ये इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट की बात हो रही है, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पाए। इस यहां पे एरिया क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में, टू एसर्टेन द कॉस्ट, दैट इज द मेन पर्पस। ओके, जबकि यहां पे क्या होगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आने वाले। ओके, जिससे क्या होगा, फाइनेंस अकाउंटिंग तो आएगा ही आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बजट प्रिपेयर करना, ओके, देन टैक्स का यहाँ पे इफेक्ट कैसे आएगा, ये सब कुछ प्लानिंग, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा में क्या होगा, पास में कुछ हैपन हुआ है जिसका आप रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हो, तो पास प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है। जबकि मैनेजमेंट को फ्यूचर डिसीजन में, फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैसे वर्कआउट करना है, वो यहां पे फोकस हो रहा है। ये जनरली इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जबकि ये जो है दैट इज फॉर मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के लिए यूज होता है। रूल्स रेगुलेशन, तो यहां पे कॉस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, अभी हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फिनांस। फिनांस मतलब जो हम नॉर्मल अकाउंट, मतलब यहां पे दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। एक अकाउंट जो फाउंडेशन में भी किया आपने, इंटर में भी करोगे, ओके, वहां पे अकाउंट, यहाँ पे एडवांस अकाउंट, तो अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब ये वाला सब्जेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? अल्टीमेटली फाइनेंस में आप जर्नल से, रादर इवेंट से स्टार्ट करोगे। याद करो, मैंने आपको फाउंडेशन में एक पूरा चार्ट बनाया था, इवेंट से स्टार्ट करेंगे, ओके, ट्रांजैक्शंस, इवेंट, फिर जनरल, लेजर एंड ऑल दिस थिंग्स, धीरे धीरे करते फाइनली रिपोर्ट तक जाएंगे हम। और रिपोर्ट में आउटकम क्या आएगा, रिपोर्ट का आउटकम क्या आएगा? ऑब्वियसली टू नो द रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज, राइट, और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो वहां पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, जबकि यहां पे कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। नेचर, इट क्लासिफाई, रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट ट्रांजेक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स ओनली। ओके, यहां पे जब हम फाइनेंस में ट्रांजेक्शन करेंगे, याद करो मैंने आपको पहले भी बोला था, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच विल बी कवर्ड इन फाइनेंस अकाउंटिंग, ऑल नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विल नॉट कंसीडर इट। ओके,
तो यहाँ पे इट क्लासिफाई कॉस्ट रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इनसिग्निफिकेंट, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जनरल रिकॉर्ड के बारे में है, होगा दोनों फाइनेंशियल टर्म्स ओनली, बट यहाँ पे ये जनरल रिकॉर्ड के बारे में है, फाइनेंस के रिकॉर्ड के बारे में, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। ये हिस्ट्रिकल डेटा रिकॉर्ड करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, आपने मशीनरी परचेस की तो उसका हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जबकि यहाँ पे हिस्टोरिकल एज वेल एज प्री डिटरमिन कॉस्ट दोनों पे वर्कआउट होता है। और दैट इज द रीजन व्हाई ये आगे जाके मैं आपको एक कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर आता है इसमें डिटेल में समझाऊंगा कि ओवरहेड में भी आता है कि कॉस्ट में हम एक कंसेप्ट करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, जबकि फाइनेंस में ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। तो ये क्या है अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन? ओके, यहां पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा मतलब हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेंस किया तो वाकई में एक्चुअल में जो हुआ ओके वो कॉस्ट में एंट्री पास करूंगा। आप बोलोगे फ्यूचर में मैं इतना एक्सपेंस करूंगा, उसकी एंट्री हम पास नहीं करते। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो आप क्या करते हो कि जो भी कॉस्ट एक्चुअल में वाकई में आप इनकर कर रहे हो उसकी एंट्री फाइनेंस में करोगे। अभी कॉस्ट में क्या होगा पता है, आपने पास्ट में कॉस्ट इनकर की, उसके बेसिस पे आप एक रेट डिटरमाइन करोगे। ये मशीन है, ये मशीन लास्ट ईयर में मैंने इतना रन किया, उसकी टोटल इतनी कॉस्ट आई और उसका इफेक्टिवली मशीन आवर्स कितना हुआ ये हमने कैलकुलेट किया। फिर हम देखेंगे कि अभी मैं इसका एक रेट कैलकुलेट करूंगा कि ये मशीन को 1 घंटे चलाने में कितनी कॉस्ट होती है, तो ये मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा, आइदर मैं पास्ट के बेसिस पे या फ्यूचर में जो एक्सपेंस करने वाला हूं उसके बेसिस पे। फिर मेरा एक रेट निकल के आया कि मशीन ओवरहेड रेट, वो होता है ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर मशीन आवर। अब इससे क्या होगा, मुझे पता चल गया कि ये मशीन को चलाने में 150 रुपीज मेरा एक्सपेंस होने वाला है, 1 घंटे ये मशीन चलेगा, उससे मेरा रेट क्या आया 150। अभी कोई भी प्रोडक्ट है, मुझे ये पता है कि ये प्रोडक्ट 10 घंटे में बनने वाली है, तो वहां पे मेरी कॉस्ट मशीनरी की कितनी आ जाएगी 1500 रुपीज। एक्चुअल कितना खर्चा होगा वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये यूनिट को 10 आवर्स में बनने से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल उसका जो भी है, लेबर उसका जो भी है, उसका जो अदर कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट वो 1500 होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्टिंग में वो रेट प्री डिटरमिन रेट से चार्ज करूंगा। बट सर आपको तो पता नहीं एक्चुअल कितना होने वाला है, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी मान लीजिए बाद में क्या हुआ, 1500 की जगह पे कॉस्ट आई 600, तो मैंने कॉस्ट में अंडर एब्जॉर्ब किया। मतलब क्या किया, एक्चुअल खर्चा आया मेरा 600, बट क्या कॉस्ट में मैंने रिकॉर्ड कितना किया 1500, तो फिर मैं 100 की एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट दे दूंगा। बट कॉस्ट में से पहले प्री डिटरमिन कॉस्ट कैलकुलेट करके आप अलोकेट पहले से ही कर देते हो, वो फाइनेंस में नहीं होता है। और इसीलिए फाइनेंस में कभी हम अंडर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन नहीं करते, बट जब कॉस्ट में करोगे तब होगा, क्योंकि पहले से ही हमने एक रेट डिसाइड किया हुआ है अलोकेट करने के लिए, और उसके बेसिस पे हम कॉस्ट अलोकेट किए जा रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं वो डिटेल में आगे जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स इन कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंस अकाउंट कौन यूज करता है, होल स्टेक होल्डर सभी लोग यूज करते हैं। बैंक में लोन चाहिए तो बैंक वाले यूज करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए वो यूज करेंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है वो यूज करेंगे, सप्लायर्स सारे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिसिस, गवर्नमेंट एजेंसी, सब लोग। बट कॉस्ट सबको दिखाओगे, हमारी कॉस्ट इतनी है देख लो देखो। ओके, कोई नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? हम जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट देखो, हमारा रिपोर्ट इतनी कॉस्ट आ रही है। अरे वो तो सीक्रेट है, थोड़ी बताना है। तो दैट इज यूज ओनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। हाँ, समटाइम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक्सटर्नल यूजर्स भी आएंगे, बट नॉट लाइक फाइनेंस, सभी को टिंडर और पीट पीट के बता रहे हो ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा यहां पे नहीं होने वाला है कि हमारी कॉस्ट ये देखो देखो हमने इतना प्रॉफिट किया। ओके, तो ये बताने की चीज नहीं है, वो आपको इंटरनली समझने की चीज है। ठीक है, तो ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ज्यादा है रादर देन आउटसाइडर्स। ओके, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यहां पे इट शोज ओवरऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड और प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। जबकि यहां पे जो कॉस्ट होगा, ये जो हम फिनेंस अकाउंट बनाएंगे वो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, चलो ये प्रोडक्ट का पीएनएल अकाउंट, ये प्रोडक्ट का पीएनएल अकाउंट, ये डिपार्टमेंट का।
डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करोगे तो उसमें हो सकता है, बट जनरली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज होता है। जबकि यहां पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, सेंटर वाइज कॉस्ट, सब अलग 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 अलग, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग, फंक्शन वाइज कैलकुलेट करोगे आप। ओके, तो प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, एक्टिविटी वाइज, जितना मर्जी चाहे आप बाइफरकेट कर सकते हो, जितनी कॉस्ट आपको डिटेल में जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजुअली, ऑब्वियसली ईयर में एक बार बनाते हैं हम, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट ईयर एंड में क्लोज तो एक बार करते हैं। जबकि ये रिपोर्ट तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अभी कोई कंपनी है तो वो मंथली प्रिपेयर करेंगे, फोर्टनाइटली प्रिपेयर करेंगे, वीकली प्रिपेयर करेंगे, नेवर नो, क्वार्टरली प्रिपेयर करेंगे। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट, ओके, आपकी रिक्वायरमेंट जैसे होगी उस तरह आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि ईयरली बनाओगे, ठीक है। यहां पे एक सेट ऑफ फॉर्मेट है शेड्यूल 3 कंपनी के लिए, ओके, तो एक फिक्स फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जबकि यहां पे कोई सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं है। हाँ, कॉस्ट के लिए फॉर्मेट है, जो नया फॉर्मेट भी आया है, ठीक है, बट नॉर्मली ऐसे अकाउंट का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि आप इस फॉर्मेट में ही करना है, आपको जो मर्जी जैसे बजट बनाना हो बनाओ, ओके। तो अब वो आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे बजट बनाओगे, कैसे कॉस्ट को सेग्रीगेट करोगे, ये प्योरली डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, क्योंकि कहीं पे दिखाना नहीं ना, इंटरनल यूज करना है। अभी मुझे जैसे जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए वो मैं से बनाऊंगा, जबकि वहां पे तो आपको यूनिफॉर्मली एवरी कंपनी विल प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पब्लिक एट लार्ज, तो वहां पे पब्लिक को कंपेयर करना है, तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी कि फॉर्मेट सेम होना चाहिए। वहां पे तो आपको जो मर्जी चाहे बैलेंस शीट बनाओ, तो सभी अपने हिसाब से कुछ और बना के लाएंगे, तो फिर यूजर को कंपेयर कैसे करें। एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक, ये एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में आप फॉलो नहीं करोगे तो वो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, यूसेज कैसे हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ, जबकि कॉस्ट में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कॉस्ट शीट की है, बट वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। और वैसे ये जो डिफरेंस है वो डिटेल में इसका एनालिसिस भी हम करेंगे एज आई सेड कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में, जिसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड आएगा, और वहां पे कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो फाइनेंस अकाउंट में प्रेजेंट करोगे, कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रेजेंट करोगे। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आप इक्वली वहां पे भी कंसीडर कर सकते हो, बट थियरी है इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, बट वो चैप्टर में भी आप कंसीडर कर सकते हो। रादर ये क्वेश्चन आपको वो चैप्टर से अच्छे से पता चल जाएगा। फिर भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी तो क्या है, ये सब ओल्ड सिलेबस हो गया, मतलब ये जो अभी क्वेश्चंस है November 22 एंड ऑल, वो ओल्ड सिलेबस के। उसमें क्या हुआ करता था, 80 मार्क के प्रैक्टिकल, 20 मार्क के क्वेश्चन थियरी। अभी वो 20 मार्क्स की थियरी भी थी ना, मतलब ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट को कितना अच्छा चांस मिलता था। बोले थ्योरी को इग्नोर कर दो, प्रैक्टिकल 100% कर लो। जो लोग ये करते थे वो बहुत गलत करते थे। क्यों? थियरी में उन्होंने प्रैक्टिकली क्या स्टार्ट किया पता है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, थियरी के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 4, और 4 क्वेश्चन में से भी 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी। ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी, ये क्वेश्चन है, आपको बताना क्या है, 10 पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट का हाफ मार्क, कि ये जो आइटम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की है कि फिनेंस अकाउंटिंग की। तो आपको सिर्फ बताना कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंस अकाउंटिंग, हाँ। फिर आगे आप देखोगे ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते थे प्रैक्टिकल बेस, और फिर भी लोग थियरी छोड़ के जाते थे। बोलो अभी ये ऐसी थियरी 20 on 20 यू कैन स्कोर, बराबर ऐसी थियरी पूछते थे। अभी तो आपको एमसीक्यू आने वाला है, तो कहीं पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिट, तो क्या पूछते थे November 22, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको November 22 के बता दिए, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही। ये ऑटोमोबाइल है, उसमें क्या यूनिट होगा, तो आपको सिर्फ यूनिट बताना है, हाफ मार्क। वैसे क्वेश्चन पूछते, अभी आपको क्या यूनिट वाइज एमसीक्यू आएंगे कि ये इंडस्ट्री है, इसमें ये 4 में से कौन सा यूनिट आएगा, तो अच्छा है ऑप्शन मिल रहा है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, इंडिकेट फॉर द फॉलोइंग आइटम वेदर टू बी शोन इन, आपको इसको कहां पे आप शो करोगे, फिनेंस में या कॉस्ट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली फाइनेंस, राइट, क्योंकि एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी का जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है वो आप क्या करोगे, इनकॉर्पोरेशन करने के बाद 5 इयर्स में राइट ऑफ कर दोगे। जैसे अभी तो अकाउंट में वैसे बोल दिया है कि नहीं 5 इयर्स नहीं, अभी तो आप जिस ईयर में बिगिनिंग करो उसी ईयर में राइट ऑफ करो, S26, ओके। बट रिकॉर्ड हम कहां पे करते हैं, फाइनेंस में। कॉस्टिंग में तो ऐसा कोई एक्सपेंस आता नहीं। इंटरेस्ट वो भी फाइनेंस है, प्योरली लोन लिया, अभी उससे और कॉस्टिंग का क्या लेना देना, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक
दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन फिनांस। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी प्योरली फिनांस है। समझ में आ रहा है? फिनांस। सैलरी फॉर प्रोप्राइटर, नोशनल फिगर, नोशनल, और ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रोप्राइटर। अभी प्रोप्राइटर क्या बोलेगा? मैं यहां पे बिजनेस कर रहा हूं और मेरा टाइम बिजनेस में दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बिजनेस में टाइम पास, मतलब टाइम पास तो नहीं कर रहे, बट बिजनेस नहीं किया होता, ओके, तो क्या करते? जॉब करते कहीं पे, तो वहां पे जो जॉब मिल रही है वो मैं फर्गो कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट में आती है, मतलब कॉस्ट में क्या है? कुछ है नहीं, मैजिक यहाँ पे निकाल लिया, ओके, कॉस्ट आ गई। बोले खर्चा किया क्या? नहीं, मतलब होता तो ओके, अगर मैं जॉब करता तो, अगर ये फैक्ट्री में रेंट पे देता तो, पर दिए क्यों नहीं है ना? बट नहीं, यहाँ पे यूज इस प्रोडक्ट में बना रहे हो ना, इस प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, मेरा टाइम इस बिजनेस, आपका तो बिजनेस है नहीं, फिर भी मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो बिजनेस है जहां पे आप अपने रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, उसमें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी जाके ये बिजनेस करोगे। ओके, तो यहां पे आपको मिल रही सैलरी 5 लाख का पैकेज है। अभी आप बोलोगे मेरी कॉस्ट क्या है, तो 5 लाख तो गिनी नहीं, उससे ज्यादा तो प्रैक्टिस में मिलना ही चाहिए। अरे इनिशियली नहीं मिलते, थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, बट ठीक है, फिर भी वो नोशनल फिगर पे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में। फिनांस में से बोलोगे ये मेरी प्रोप्राइटर की सैलरी, लेट दैट वहां पे जाने दो, ठीक है, उसको विड्रॉल में जाने दो, कैपिटल में लो। पीएनएल में तो डेबिट कर ही नहीं सकते, वरना सब लोग ऐसे ही करेंगे, मेरी फैक्ट्री का रेंट, मेरी सैलरी, फिर टैक्स क्या आएगा? 0। क्यों? सब कुछ तो 0 हो गया प्रॉफिट, ऐसा थोड़ी चलता है, ठीक है। चेंजेस इन ल्यू ऑफ रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन, वही मेरा खुद का प्रीमाइसेस है और मैं ये चार्ज कर रहा हूं, सॉरी चेंजेस नहीं, चार्जेस इन ल्यू ऑफ रेंट, तो रेंट के बदले मुझे प्रीमाइसेस मेरा खुद का है, तो अगर मैं रेंट पे देता तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। ये हम कभी भी फाइनेंस में नहीं करते। बोले खर्च किया, रेंट पे किया, नहीं, वो तो भाड़े पे हुआ तो पे करेंगे ना, खुद का है थोड़ी रेंट पे करेंगे। हाँ, तो फिर आपका खर्चा नहीं हुआ, कॉस्ट में उसको खर्चा बोलेंगे, ठीक है। रेंट रिसीवेबल, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस। ये रिसीवेबल, ड्यू, अक्रूवल, वो सब अकाउंट में होता है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी वही पे फाइनेंस अकाउंट। मतलब ये देखो आप कैसे कैसे ओल्ड सिलेबस में, और फिर भी स्टूडेंट ये थ्योरी को इग्नोर कर, मुझे तो ये यकीन नहीं आता थ्योरी क्यों स्किप करते हो ओल्ड सिलेबस वाले। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ ये नाम लिख दो 5 आउट ऑफ 5 फॉर श्योर। अभी 20 में से 3 ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आ गए, 15 तो वैसे ही हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट नोशनल फिगर, वैसे तो जो इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंस में आता है, बट जब आपको बोलेंगे नोशनल, ओके, तो फिर तो वो कॉस्ट ही हुआ। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट में होता है और राइट ऑफ भी हम अकाउंट में करते हैं, दैट इज फाइनेंस अकाउंट। और नोशनल, सब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोशनल डेप्रिसिएशन, ये लोगों ने अभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया। बोलना चाहिए था अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, हाँ वो भी कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है। सब जगह पे नोशनल लगा दिया, तो देयर यू आर। समझ में आ रहा है? कभी ऐसे भी थियरी पूछते हैं, अभी आपको इसमें एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है, ऐसे ये कहां पे आता है करके। चलो, तो 3 सब्जेक्ट हमने कवर अप किए, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनांस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी और बाकी रह गया फिनांस मैनेजमेंट। एक्चुअली फिनांस मैनेजमेंट इज व्हाट? एवरी सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ फिनांस मैनेजमेंट। अभी पता चला फिनांस मैनेजमेंट इतना बड़ा है, तो इसको तो ऐसा छोटा कंसीडर करते थे। फिनांस मैनेजमेंट, ओके, ये तो क्या है? मतलब फिनांस मैनेजमेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो दैट इज कवरिंग योर एंटायर फिनांस अकाउंट, ओके, योर मैनेजमेंट अकाउंट, योर कॉस्ट अकाउंट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन फिनांस मैनेजमेंट। हाँ, बट हमारे लिए तो वो एक सब्जेक्ट ही है, और वो भी 50 मार्क का, सिर्फ 50 मार्क्स, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो तो ये जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब फिनांस मैनेजमेंट के ही पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली इस सभी में हम मैनेज क्या करते हैं? फिनांस।
फाइनेंस मैनेजमेंट बोले तो फाइनेंस मैनेजर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अभी हम एफएम स्टार्ट नहीं किया, एफएम स्टार्ट करेंगे बेसिक पहला ही क्वेश्चन आएगा, ओके, जहां पे मैं आपको बोलूंगा कि एज ए फाइनेंस मैनेजर आपके क्या दो फंक्शन, बोले सिंपल है, कलेक्शन ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स। ओके, फंड को कलेक्ट कैसे करना है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी इसकी, फिर स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे कि क्या मिक्स करना है, डेट कितना, इक्विटी कितना, खुद का कितना, ओके, तो वो सब आप मैनेज करोगे। फिर ये फंड आया, वो कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो अल्टीमेटली ये सब करने में आपको फिनेंस अकाउंटिंग की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको कॉस्टिंग की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आपको रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सब लेना पड़ेगा, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हो। तो अल्टीमेटली फाइनेंस मैनेजमेंट जो है दैट इज कवरिंग एवरीथिंग। ओके, चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे करता है, कॉस्ट समझाया, कॉस्ट अकाउंटिंग समझाया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाया, फिर बोले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंटायर। तो इसका रोल क्या है, तो प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सब्जेक्ट है सीए में, इसका हम यूज कहां पे करते हैं, सो दैट मैनेजमेंट के एप्रोप्रिएट डिसीजन। ओके, तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट क्या करेंगे इससे, प्लानिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, कंट्रोल ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी, हेल्प एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। तो ये सब जगह पे इसका रोल है और यहां पे यूज होता है। बट अगर हम यहां पे यूज करें कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज बाय वेरियस ऑथर सिनोनिमली, बट अगर हम यहां पे देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एक्यूमुलेशन एंड अलोकेशन of cost to different cost object, whereas management accounting concerned with provision of information to internal user for decision making। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है उन्होंने, ये तो दो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे तो हमने आगे यहाँ पे उसका डिफरेंस भी किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ज्यादातर क्या करते हैं, कॉस्ट को एसर्टेन करना, और कई बार कंबाइंड कॉस्ट होगी उसको आपको अलोकेट करना डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूं तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। ओके, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते तो डिपार्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हम अलोकेट करते हैं। मान लीजिए आप फैक्ट्री में एक साथ तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो कॉस्ट को आप एलोकेट करोगे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो ये तीनों क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कॉस्ट को असर्टेन करने के बाद अलोकेशन अपोर्शन करना, वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद, मैनेजमेंट अकाउंट इज जनरली कंसर्न विद ये जो हमने कॉस्ट का डेटा कलेक्ट किया उसका रिपोर्ट फॉर्म में जनरेट करना और इंफॉर्मेशन देना किसको, मैनेजमेंट को। समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ ये जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे ना कॉस्टिंग से, फिर उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और मैनेजमेंट को जो जो रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे इंटरनली, हाँ सेपरेट। और यहां पे जो सब्जेक्ट है ये दोनों मंथ, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में कॉस्ट को एसर्टेन भी करना, एलोकेट भी करना, और फिर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन भी देना। तो ये सब टेक्निक है, स्टैंडर्ड वगैरह वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, यूज करते हैं टेक्निक टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, वेरिएंस कितना हुआ उसका पूरा रिकंसिलेशन करते हैं, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल, मतलब समझो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सब पहले स्कैटर्ड आपको मीनिंग समझाए कि कॉस्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑल दिस। अब जाके वो एक कंबाइंड वर्ड पे आए हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपका सब्जेक्ट है। अभी उसके फंक्शन बोल दो, तो बस इन दोनों को मर्ज कर दो। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, तो जो भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसका आपको पहले कलेक्शन करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि मेरा एक्सपेंस कहां कहां पे कितना होता है,
पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा कि ये मेरी टोटल कॉस्ट है अलग अलग एलिमेंट वाइज। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने एलिमेंट वाइज कॉस्ट को इकट्ठा कर लिया, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड की कॉस्ट है, ओवरहेड में भी प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया। फिर आप क्या करोगे, ये जो कॉस्ट है वो असाइन करोगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे। क्योंकि एज आई सेड फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री रेंट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं होगा, ना ही पर डिपार्टमेंट होगा, वो तो फैक्ट्री का ओवरऑल रेंट होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे मिल गया कि फैक्ट्री रेंट इतना है पूरे साल का, तो मुझे क्या करना है, पूरे साल में मैंने डिपार्टमेंट में या जो भी प्रोडक्ट में बना रहा हूं उसमें वो रेंट को अलोकेशन करना, अपोर्शनमेंट करना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट sets budget and standard for a particular period and activity beforehand, and these are compared with the assigned and ascertained cost. अभी होगा क्या समझो, और यहां पे ये सब देखोगे ना, वो कैसे हो रहा है पता है, पहले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एज आई सेड, कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो इतना खर्च हुआ और मैं बुक करूंगा। मुझे नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्ट जो बनानी है या नेक्स्ट ईयर में मैं सेल करने वाला हूं, उसकी सेलिंग प्राइस अभी चाहिए ना, लॉजिकली समझो। जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूं उसकी प्राइस मुझे अभी चाहिए, कॉस्ट कब होगी, बाद में। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई विल कैलकुलेट कितना कॉस्ट हो सकता है, बजट बनाओगे, फिर अलोकेट करोगे एक्टिविटी वाइज या सेंटर कॉस्ट, पर्टिकुलर सेंटर वाइज एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज, और फिर आप क्या करोगे, उसके सारे बजट बनाओगे, इतना इतना एक्सपेंस होगा, और फिर आप क्या करोगे, फिर एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करेंगे जब होगा तब। एनी डेविएशन विच स्टेट्स अंडर एनालाइज एंड रिपोर्टेड है, फिर उसका रिपोर्ट मैकेनिज्म होगा। तो यहां पे हो गया कॉस्ट कंट्रोल, मेंटेन करो, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, बजट डिसाइड किया था, उसको मेंटेन करो। फिर रिपोर्टिंग पार्ट आएगा। अभी यहां तक का जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे वो क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें क्या करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर मैनेजमेंट का पार्ट आएगा, रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए जनरेट होगा एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन टू बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइज अभी भी कर सकते हो, प्राइस फिक्स कर सकते हो, न्यू प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट के साथ, प्रोसेस के साथ, मार्केटिंग के साथ। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए उसको पहले कॉस्ट एसर्टेन करनी होगी, उसके बाद जाके वो, और यहां पे आपको बहुत यू कैन से अच्छे से प्लान करके सोचना पड़ता है। ओके, अब जब जियो ने सब फ्री दिया था सब कुछ, तब क्या सोचा होगा, सोचो कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इनकर करने वाले हो, बट उसको पता था इनकर कितने टाइम करेंगे, और हमारे पास तो फाइनेंस बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आराम से 2-3 साल दे सकते हैं। और फिर जो बाउंस बैक हुए, ओके, क्योंकि एक बार नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं, फिर तो आप रिकवर कर सकते हो, तो वो प्लान दिमाग में रख के वो फ्री देते हैं, एज इट इज नहीं किया था, वो फ्री में कुछ नहीं देते। ओके, तो व्हेन दे गिव यू द प्रोडक्ट फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, सिंपल है। तो आपको प्रोडक्ट बना लिया, फिर तो आप फ्यूचर में हैबिचुएट हो ही जाओगे, फिर तो बाई करोगे ही करोगे, तो सब रिकवर हो गया, और 2-3 साल में तो प्रॉफिट भी करने लगे अच्छे से। तो ये सब प्लान बनाया पहले से कि जब फ्री बंद करेंगे तब क्या होगा, तब यूजर कितने होंगे और कितने यूजर के बाद, और वो भी पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इतने यूजर हो गए ना, चलो ठीक है, अभी हम फ्री से नॉर्मल पे जा सकते, और वो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया होगा, ये फ्री से जब नॉर्मल पे जाएंगे ना तो काफी सारे रिमूव हो जाएंगे, तो वो रिमूव होने के बाद भी इतना रहेगा, चलो जा सकते। तो ये सब डिसीजन लेना, उससे पहले बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है आपको, और ये सब आप एनालिसिस कॉस्टिंग में करोगे जो एमआईएस रिपोर्ट में प्रेजेंट होगा, और फिर मैनेजमेंट उस पर डिसीजन लेंगे।
The performance of responsibility center is measured and evaluated against set standard. What is this responsibility center? आगे आएंगे, बताऊंगा डिटेल में. Profit center, responsibility center, okay, and cost center and all these things. तो वो सेंटर के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे. The function of cost and management is to gather data like time taken, wastage, process, idleness, analyze data, prepare report and take necessary action. तो यहाँ पे ओवरऑल हम सीएमए की बात करें, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पहले कॉस्ट को एसर्टेन करेंगे, अलोकेट करेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज करेंगे, फिर उसको बजट बनाएंगे, सेट स्टैंडर्ड करेंगे, एक्चुअल कंपेयर करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे, रिपोर्ट मैनेजमेंट को जनरेट होगा, जिससे मैनेजमेंट काफी सारे डिसीजन ले सकते हैं, लाइक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस फिक्सेशन, न्यू प्लान को इंप्लीमेंट करना, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, या फिर यू कैन से मार्केटिंग या किसी भी फंक्शन में. और फाइनली जहां जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, ये बजट बनाया तो एक्चुअल में कहां पे गलती हुई, किस डिपार्टमेंट ने यहां पे ओवर, मतलब बजट से भी ओवर कॉस्ट कर दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो और वहां पे मेक श्योर करो कि अभी ऐसा ना होना. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू गो अहेड. इज दिस क्लियर? तो सीएमए के फंक्शन समझ में आए, ये क्या सब्जेक्ट क्या करता है. पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, हम सिर्फ पहले कॉस्ट अकाउंटिंग किया, टू असर्टेन द कॉस्ट, फिर उसका अकाउंटिंग करना, फिर उसका ऑब्जेक्टिव. अभी हम सीएमए पे आ गए, जिसमें मैनेजमेंट का पोर्शन भी यहाँ पे मिक्स किया, क्योंकि सिर्फ कॉस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा. प्राइस फिक्स करनी है तो उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब डिसीजन कौन लेते हैं, मैनेजमेंट लेते हैं. अभी उसको कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उसको रिपोर्ट देना पड़ता है कि देखो ऐसे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कॉस्ट, राइट, बट दे आर मास्टर इन दैट डिसीजन मेकिंग, और उसकी जो लीडिंग क्वालिटी है उसके लिए, तो वो आपको कॉस्ट हेल्प करके देगा. फिर मैनेजमेंट का काम क्या है, उसका यूज करना, रिपोर्ट का यूज करना, देन डिसीजन लेना. हाँ, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, क्योंकि आपको क्या बताया था कि यहां पे ज्यादातर इंटरनल यूजर होंगे, बट कुछ एक्सटर्नल यूसेज भी होगा. तो यूजर कौन कौन से, मतलब आप सोचिए पूरा जो है वो सिस्टमेटिक वे पे ले जा रहे हैं, और इस चैप्टर के एंड में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये पूरे सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले. ओके, तो इसके यूजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स. ओके, इंटरनल यूजर में क्या होगा, एक तो है पॉलिसी मेकर. सर ये कौन है पॉलिसी मेकर? अरे जो लोग स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट इज देयर जिसने ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, गोल सेट किया हुआ है. तो हमारी कोई भी पॉलिसी है वो फॉलो करके, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करके आपको डिसीजन लेने, तो उसको तो ये चाहिए गोल सेट करने में. ओके, तो टू अचीव पॉलिसी मेकर, द पॉलिसी मेकर आर दोस्त टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी टू अचीव गोल्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव, टू पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट. क्योंकि पॉलिसी मेकर को इंपॉर्टेंट डिसीजन, बार बार स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है. अभी तो क्या हो गया, इतना कटथ्रोट कंपटीशन है, आप स्टीरियोटाइप स्ट्रेटेजी पे फॉलो करोगे, आप कुछ नया लेके नहीं आओगे, यू विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द मार्केट, इवन इफ यू आर अ लीडर, इवन इफ यू आर टॉप पोजीशन. ओके, इफ यू डोंट चेंज, इफ यू डोंट बी कॉम्पिटिटिव, तो फिर यू विल बी थ्रोन अवे. तो यहाँ पे आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प होगी. सेम वे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू गेट पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड एक्सेट्रा. तो ये सब पॉलिसी मेकर को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का यूज होगा. प्लस मैनेजर्स. अब देखिए मैनेजर्स कौन है, तो वो बॉटम और जो टॉप पॉलिसी मेकर है उसको कनेक्ट करते हैं. गोल का जो भी है इम्प्लीमेंटेशन, या जो भी ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन स्टेटमेंट डिसाइड किया, वो इंप्लीमेंट करने का काम मैनेजर्स करते हैं. और जो इंप्लीमेंटेशन बॉटम लेवल तक ले जाना है उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं. तो उसके लिए तो बहुत ही रिक्वायर्ड है, और ऑपरेशनल स्टाफ के लिए भी रिक्वायर्ड है. कैसे, सी टू इट. मैनेजर्स के लिए अभी देखिए यहां पे मैनेजर को कॉस्ट जाननी है, किसकी, फॉर ईच एंड एवरी कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड फॉर ईच एंड एवरी कॉस्ट सेंटर. सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और कॉस्ट सेंटर क्या है, डिटेल में आगे देखेंगे. बट कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब मैंने आपको बोला कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आप कॉस्ट को अलोकेट करोगे. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, तो यहां पे देखोगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर इच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड.
ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी सर्विस, ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए आप सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। उसमें मटेरियल कितना यूज किया, उसमें लेबर कितना यूज किया, उसमें इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड कितना यूज किया, ये सब कैलकुलेट करोगे। क्यों? आई वुड लाइक टू नो द प्रोडक्ट कॉस्ट, आई वुड लाइक टू नो द डिपार्टमेंट कॉस्ट, आई वुड लाइक टू नो द, मतलब जो भी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है जिसका बेसिस पे, वो क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और कॉस्ट यूनिट भी है और आगे कॉस्ट सेंटर भी आएगा। कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर क्या है? इट इज डिफाइंड एज लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन। तो यहां पे ये पूरा जो सेंटर है वो हायर लेवल पे जाएगा क्योंकि ये ग्रुप के साथ कनेक्टेड। ओके, पूरा डिपार्टमेंट का कॉस्ट। तो वैसे कॉस्ट सेंटर एंड देन कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये कॉस्ट सेंटर मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप, फिर उसके वाइज आप पहले कॉस्ट एलोकेट करोगे, फिर उसका एलोकेशन हम क्या करेंगे? वो पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑब्जेक्ट में करेंगे। ओके, वो मैं प्रैक्टिकली आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, चलो अभी तो क्या ये वर्ड आया तो समझा दिया वर्ड क्या है। टू प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कस्टमर वाइज। इवैल्यूएट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एंड टू मेक द डिसीजन। तो ये सब मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर्स का काम है। ऑपरेशनल को क्या है? जो गोल डिसाइड हुए हैं उसको पता होने चाहिए क्योंकि उसको वर्कआउट करना है अकॉर्डिंग टू दोज गोल्स। टू नो द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लाइक वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्रोसेस क्या है। अभी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में क्या होगा? आपने डिसाइड किया, इतना बजट बनाया है, ओके, फिर क्या होगा कि इतने प्रोडक्शन करना है, तो फिर ऑपरेशनल को क्या है? वो डेटा चाहिए, ओके इतने प्रोडक्शन करने हैं, चलो प्रोडक्शन करेंगे। तो उसको सिर्फ डेटा चाहिए कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन में हम करने वाले हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर, फिर ऑपरेशनल स्टाफ में क्या होगा कि आपको ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है इसका स्टैंडर्ड टाइम इतना है। तो जो लेबरर्स हैं, डायरेक्ट लेबर्स, उसको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो, ठीक है, उसका ये स्टैंडर्ड टाइम है कि ये एक प्रोडक्ट जो है उसका हमने स्टैंडर्ड टाइम दिया है कि भाई 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स में बन जाना चाहिए। अगर उसको आप टाइम सेव करोगे आपको बोनस मिलेगा, अगर आप टाइम ज्यादा करोगे तो आपकी सैलरी में से कट हो जाएगा। ओके, तो वहां पे आप जो भी बोनस की आपकी पॉलिसी है वो उसको बता सकते हो और अकॉर्डिंगली दे विल वर्क की एफिशिएंसी कितनी आ रही है। और डिवीजन को प्रॉफिटेबिलिटी अलोकेट करने में। और एम्प्लॉय को, अब देखिए एम्प्लॉय को तो काम क्या है? सिंपल है, अटेंडेंस और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बोनस एंड प्रमोशन। तो वो सब आपको इस पॉलिसी में डेवलप हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको कितना प्रोडक्ट कैसे बनाना है और क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्या एफिशिएंसी करोगे तो बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा एंड ऑल दिस, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा। एक्सटर्नल यूजर कौन है? एक रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, जिसको ये कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो कई बार सब्सिडी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग क्या आ रहा है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है? हर एक इंडस्ट्री वाइज वो एक्यूलेट करते हैं कि ये इंडस्ट्री में क्या है, ये इंडस्ट्री में क्या है, और फिर उसके बेसिस पे सब्सिडीज डिसाइड होती है, टैक्सेशन डिसाइड होता है। तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को जब टैरिफ डिटरमाइन करना है, कोई प्रोडक्ट की टैरिफ मतलब टैक्स लेना है, सब्सिडी, रेट फिक्सेशन एटसेट्रा, तो वहां पे ये सब रिक्वायरमेंट लगेगी। ऑडिटर्स, क्योंकि गवर्नमेंट में कई बार क्या होता है, अभी तो क्या जीएसटी आ गया, कॉमन कर दिया, पहले एक्साइज अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, तब ड्यूटी कई तरह की होती थी, लाइक एड वैलोरम ड्यूटी, ओके, जहां पे क्या होता था वैल्यू पे परसेंटेज लगा दो। फिर टैरिफ वैल्यू पे आती थी, मतलब टैरिफ वैल्यू मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें ड्यूटी फिक्स है। अभी वो ड्यूटी अमाउंट वाइज फिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसकी प्राइस तो अप एंड डाउन होती रहेगी, तो आपके परसेंटेज नहीं बैठेंगे वहां पे। बोले उसका कॉस्ट कितना है और ये हम ड्यूटी लगा रहे हैं वो फिक्स अमाउंट में लगा रहे हैं या प्रोडक्शन वाइज लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन किया टैक्स भर दो। पहले एक्साइज ऐसा हुआ करता था कुछ प्रोडक्ट में, तो वहां पे आपको ये चाहिए कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, जिससे वो कॉस्ट या प्राइस है उसका कितना परसेंटेज हमें ड्यूटी मिल रहा है या किसी को सब्सिडी देनी है। तो ये सब में रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये डेटा चाहिए, वो इंडस्ट्री वाइज होगा, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कंपनी वाइज नहीं होगा, वो इंडस्ट्री वाइज डेटा कलेक्ट करेंगे। ऑडिटर्स को क्या चाहिए? ऑब्वियसली ऑडिट को रिपोर्ट बनाना है, कॉस्टिंग रिलेटेड। मान लीजिए आपका यू आर कवर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो आपका जैसे टैक्स ऑडिट होता है, जैसे कंपनी ऑडिट होता है, वैसे कॉस्ट ऑडिट होगा अलग से। तो ऑडिटर को ये सब आपकी कॉस्ट डेटा चाहिए, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि वो कॉस्टिंग और उसका रिपोर्ट अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। शेयर होल्डर को क्या कंसर्न है? शेयर होल्डर को कंसर्न इतना है, इन्वेस्टमेंट जो है एंटिटी में, उस पे रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पीरियडिक एनुअल रिपोर्ट्स, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, प्रोडक्ट एक्सपांशन, मार्केट शेयर। इससे क्या होगा शेयर होल्डर को कि मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो दैट आई कीप दैट इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। और क्रेडिटर लेंडर को क्या चाहिए? क्रेडिटर लेंडर आर कंसर्न विद द डेटा इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू सर्व लेंडर्स और क्रेडिटर्स। अब देखिए, बैंक को तो क्या मतलब है, उसको कोई कॉस्ट डेटा से मतलब नहीं है, ना ही क्रेडिटर को है। उसको तो सिर्फ इतना मतलब है, हमने जो आपको पैसा दिया है वो तो वापस कर दोगे ना, बस। और इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो रेगुलर मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन प्रोवाइड किया आपको, ठीक है, अगेंस्ट बुक डेट इन्वेंट्रीज। अभी वहां पे आप इन्वेंट्री ज्यादा दिखा दोगे तो लोन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। और देखिए, आपको सीसी लेनी है, इन्वेंट्री पे कैश क्रेडिट लेना है, बैंक ऑडी लेना है, तो भी आप कंसल्टेंट के पास जाओगे, सीए वगैरह कोई किसी के पास जाओगे। तो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली कैसे करते हैं और होता क्या है? नॉर्मली ऐसा करना चाहिए कि मुझे ये बता दो प्रोजेक्शन में आप इन्वेंट्री कितना रखोगे, ओके। तो फिर आप बैंक में रिपोर्ट बनाओगे कि इन्वेंट्री इसकी इतनी है, उसके बेसिस पे जो भी सीसी मिलती है वो दे दो। वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सीसी कितनी की चाहिए, ओके 5 करोड़, ठीक है। इन्वेंट्री इसकी 8 करोड़ तो होनी चाहिए, 10 करोड़ तो होनी चाहिए, तब जाके आपको सीसी, चलो प्रोजेक्शन कर दो 10 करोड़। अभी होगा नहीं होगा वो देखते नहीं। तो बैंक को ये मतलब है कि आप जो इन्वेंट्री दिखा रहे हो क्या वाकई में है कि नहीं, ओके। तो वहां पे उसका वैल्यूएशन पे फोकस करेंगे। तो कैसे करते हो, तो सही से किया है। रेगुलर रिपोर्टिंग ऑन नेट डेट पोजीशन, स्टॉक बैलेंसेस, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हमने आपको लोन दिया है। तो ये सब यूजर्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स, ओके। Next, what are the essential features of good cost accounting system? तो आप जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू कंसिडर दैट कि आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट है, वो आइडियल है, गुड है, तो उसके ये रिक्वायरमेंट फीचर्स है। और ये भी थियरी में देख लो, कई बार पूछ लिया है, रिसेंटली में 22 में भी पूछा था, ओके। तो यहां पे कुछ फीचर्स, अगर ये फीचर्स आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज वेरी गुड। 1, इंफॉर्मेटिव और सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए टेलर मेड, मतलब अब जैसे सभी को एक ही सिस्टम लागू नहीं होने वाली, क्योंकि ये इंटरनल यूजर के लिए, पहले ही बोल दिया फॉर्मेट ऐसा कुछ है नहीं, आपको कैसे रिक्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे, टेलर मेड, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो भी साइज है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये सिस्टम आपको बना देंगे। तो आपको सिस्टम बनानी है अपने साइज के हिसाब से। अभी कोई और बना रहे हैं, उसकी डबल एक्सएल साइज है, बट आपकी साइज डबल एक्सएल नहीं है, तो नो, यू कैन नॉट गो फॉर दैट थिंग। तो वैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, तो सिंपल, गो फॉर योर रिक्वायरमेंट, टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिस्टम बनाओ। जो जनरलाइज है, अभी सारे फीचर तो आएंगे, कई लोग एसेट बनाएंगे, उसमें सारा मॉडल लगाएंगे, आप बोलोगे हमें वो चाहिए नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर क्यों इसका कॉस्ट इंकर कर रहे हो, क्यों वो सिस्टम पूरी डेवलप करो जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टेलर मेड है, आपकी प्रैक्टिकल है, सिंपल भी है, ऐसा कॉम्प्लिकेट मत करो, ओके।
एंड आपकी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रहा है, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। द सिस्टम शुड नॉट बी सेक्रीफाइस यूटिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग इनएक्यूरेट और अननेसेसरी डिटेल्स, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हो? ओके, ये कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है इतना करना ही करना है, ये फॉर्मेट में जाना ही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिस्टम डेवलप करो, और जो अननेसेसरी डिटेल्स है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, उसको हटा दो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। एक्यूरेट और ऑथेंटिक, अभी एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो आप मेथड फॉलो कर रहे हो कॉस्ट, ओके, असर्टेन कर रहे हो कॉस्ट को, अलोकेट कर रहे हो, अपोर्शन कर रहे हो, फिर रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन दे। सोच लीजिए कि अगर वहां पे आपने असर्टेन करने में गलती कर दी तो आपका डिसीजन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब बेस करके तो आपने डिसीजन लिया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और प्राइस प्रॉफिट ऐड करके प्राइस डिसाइड कर दी, सेल करना शुरू कर दिया, पता चला ये तो कॉस्ट नहीं थी, हमारी कॉस्ट तो वो प्राइस से भी ज्यादा हो गई, ये तो लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट सही से आपने एक्यूरेटली कैलकुलेट, ये भूल गए वो भूल गए, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो आपकी सिस्टम ऐसी होनी चाहिए, मतलब बाद में पता चलता है जब एक्चुअल कॉस्ट करते हो, ओ ये कॉस्ट तो ध्यान में लेना रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, तो फिर उतना आपका लॉस हुआ क्योंकि वो तो कंसीडर नहीं किया प्रॉफिट में, मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में। तो आपकी जो सिस्टम है वो क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट, ऑथेंटिकेट, जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। एक्यूरेट, ऑथेंटिकेटेड, अदरवाइज इट डिस्टोर्ट द आउटपुट सिस्टम एंड रॉन्ग डिसीजन विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। ओके, अभी आपने क्या गवर्नमेंट में टेंडर भर दिया, बोले कॉस्ट इतनी होगी, तो बाद में टेंडर भी पास हो गया, गवर्नमेंट ने एलोकेट भी कर दिया, पता चला इतनी तो कॉस्ट होगी नहीं, जितना मतलब हमने जो टेंडर क्वाट किया है उससे से ज्यादा हमारी कॉस्ट हो रही। बोले सही से कैलकुलेट करते, बाद में जाके टेंडर भरते। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगर वो सिस्टम आपकी एक्यूरेट, ऑथेंटिकेट होती है, उस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो आप। यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, और कॉस्ट का जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो डेटा का, ओके, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, treatment and reporting of cost data and related information. This is required for benchmarking and comparative result of the system both horizontal vertical. पहले तो ये बेंचमार्किंग क्या है? ओके, आपने एक बेंचमार्क सेट किया होगा। क्या बेंचमार्क? पहले तो ये बेंचमार्क मतलब क्या है? इंडस्ट्री में जो बेस्ट है या आपको जो लगता है ये बेस्ट है, आप वो बेंचमार्क सेट करते हो। ओके, इतना कॉस्ट अचीव करना है, इतनी एफिशिएंसी अचीव करनी है, वो बेंचमार्क सेट किया आपने। वो बेंचमार्क सेट करने के बेसिस पे आप कंपेयर करोगे एक्चुअल को, और फिर आप फाइंड करोगे कितना मैं पीछे चल रहा हूं, डेविएशन। अब ये सब कंपेयर करने में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बेंचमार्क का फॉर्मेट कुछ और सेट कर रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन कुछ और हो रहा है, तो फिर इंटरनली कंपेयर नहीं कर सकते आप। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सब जगह पे आप जो भी फॉर्मेट करें वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। वहां पे डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए। वहां पे एलोकेशन जो कर रहे हो वहां पे भी ये एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव, वो सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम लाइक फाइनेंस, टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, ये सब उसमें इंटीग्रेटेड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड एडोप्टिव, अब देखिए कई बार आपने कोई पर्टिकुलरली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करी, अभी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ इनोवेशन आ गया, अभी बोले नहीं ये वर्क नहीं होगा, अभी फिर से सिस्टम बनाने को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसमें कोई भी नेसेसरी अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन आसानी से कर पाए। टेक्नोलॉजिकल कुछ डेवलपमेंट आया तो वो मॉडल आपको एडॉप्ट इजीली कर पाओ, नई टेक्नोलॉजी के साथ वही आपके सिस्टम के साथ मॉडिफिकेशन के साथ आप एडॉप्ट कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर से आपको फिर से सिस्टम बना। इंटरेस्ट ऑन द सिस्टम, कि ये सिस्टम से जो भी आउटपुट निकल रहा है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट कब होगा? अगर वो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो एक्यूरेट होगी तभी जाके। ओके, तो मैनेजमेंट को ऐसी सिस्टम डेवलप करनी हो कि आप उसको ट्रस्ट करके उसी बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो। वो सिस्टम ऐसे बनाओ जो ट्रस्ट वर्दी हो। तो अगर आप सिस्टम बनाओगे जो सिंपल है, इंफॉर्मेटिव है, ओके, एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म है, जिसमें आप सारे फैक्टर्स इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, और कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया फ्लेक्सिबल है, अडॉप्ट कर सकते हो, और वी कैन ट्रस्ट, तो वो सिस्टम आपकी गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मानी जाएगी। उसके फीचर्स हैं।
ओके, नेक्स्ट सर सिस्टम क्या होनी चाहिए वो तो पता लगा लिए, बट हम हमारी फैक्ट्री में ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे, मतलब यूज करेंगे, उससे पहले क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब बिफोर यू गो फॉर दिस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बिफोर यू डेवलप दिस, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले व्हाट आर द प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यू नीड टू। अभी सिस्टम डेवलप कर ली, फिर बाद में पता चला नहीं 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 ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं था, यहाँ पे तो ये था, अभी तो पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया, अभी तो इसमें हायरार्की सेट कर दी है, इन एमआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च कर दी, सब कर दी, अभी बाद में आप बोलोगे चेंज करना है तो फिर तो वो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो बिफोर यू इंस्टॉल मेक श्योर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिस्टम को बनाने के लिए, आप ये कॉस्टिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्यों यूज कर रहे हो। अभी पर्पज अलग अलग हो सकता है, आप बोलोगे सिर्फ प्राइस फिक्स करना है तो फिर वहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलोगे मुझे हर एक डिपार्टमेंट वाइज अलग से रिपोर्ट जनरेट करना है, आई वुड लाइक टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट वाइज, और वहां पे अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो वहां पे ऐसे आप सिस्टम डेवलप करोगे। ओके, आप सोचिए क्या होता है कि कई सारी ऐसी ईआरपी भी आती है, ओके, जो आपको आपकी पूरी कॉस्ट मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करे, लाइक एक सैप है, ईआरपी है, ठीक है, वो अकाउंटिंग में भी यूज होता है, कॉस्टिंग में यूज होता है, और वो कस्टमाइज है सैप, और उसकी आप कॉस्ट देखोगे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तो उसकी कॉस्ट होती है इंस्टॉल करने की, तो वो आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से बना के देंगे। मान लीजिए आप कार बना रहे हो, तो कार में तो कितनी सारी प्रोडक्ट्स होगी, रॉ मटेरियल, एक कार असेंबल करना मतलब कितना आपको अलग 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 प्रोडक्ट मैनेज करना पड़ेगा। अभी बोला मुझे 1 लाख कार बनानी, तो आपके पास वो सब स्पेयर पार्ट सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, अभी उसको मैनेज करना, सब जगह से लाना, उसकी इन्वेंट्री कितनी होना, उसका पूरा स्टोर्स मैनेज करना, वेरी डिफिकल्ट। तो वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाने जाओगे आप, तो इट विल रिक्वायर अ ह्यूज इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम। ओके, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ये सिस्टम बनाओ। आपकी इंडस्ट्री, हाँ, फिर बिजनेस और इंडस्ट्री कौन सी है तो अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है तो उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, एज आई सेड यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है तो उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। आप बोलोगे क्रूड ऑयल जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस लगती हैं, शुगर फैक्ट्री, तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, तो जैसी इंडस्ट्री वैसी रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग, एवरी बिजनेस इंडस्ट्री इज ओन यूनिकनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का आप सर्विस में नहीं लगा सकते, समझो। ओके, तो अलग 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 उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी इंडस्ट्री कैसी है वैसे आप अपनी सिस्टम डेवलप करो। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कैसी है, ओके, तो वो हायरार्की के हिसाब से, अभी देखिए मैनेजमेंट में काफी सारे हायरार्की हो सकती है, ओके, हायरार्की के नॉर्मली जो ट्रेडिशनल हायरार्की देखोगे ना तो उसमें ट्राइंगल शेप हायरार्की होती थी, ओके, ट्राइंगल शेप मतलब जिसमें टॉप बहुत ही कम होते हैं, मिडल थोड़े बहुत मॉडरेशन में होगी, बट ऑपरेशनल लेवल में बहुत ज्यादा हो, ओके। फिर एक स्ट्रक्चर आया दैट इज ग्लास स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें क्या हुआ, जैसे इनोवेशन आ गया बोले मिडिल मैनेजमेंट को हटा दो, क्यों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उससे हुआ क्या कि ये मैनेजर का काम सब कुछ जो है वो कंप्यूटर संभाल रहे हैं। अभी दो ही रिक्वायरमेंट, या तो टॉप मैनेजमेंट या तो फिर ऑपरेशनल स्टाफ, तो मिडिल जो है वो कम हो गया। तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट कैसे है, आपका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके हिसाब से आपको ये हायरार्की के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक लेवल, ये सब जो अभी मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की बात कर रहा हूं ना, वो पूरा का पूरा टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके, उसके हिसाब से आपको ये कॉस्टिंग सेट करना पड़ेगा। और इसी का एक सब्जेक्ट आया था एज आई सेड फाइनल, अभी भी है बट अभी सेल्फ पेज मॉड्यूल में, SCMP, ओके, जिसमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट यूज करना है, ओके। नोइंग द प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, उसके हिसाब से भी चेंज हो सकता है।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या आप बाई प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब बाई प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब कई बार आप क्या हो, एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारी प्रोडक्ट निकलती है, कुछ मेन प्रोडक्ट है कुछ बाई प्रोडक्ट है, तो उसका ऐसा रिक्वायरमेंट होगा। ओके, उसमें प्रोसेस लगेगा अलग अलग, सेल्फ लाइफ टाइम क्या है, फिर वहां पे सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या, जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में लेते हैं। क्यों सर, कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट लो ना धन। अभी देखिए फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, वो आगे आएगा, अभी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जबकि फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स, इट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब फैक्ट्री रेंट पे आप मान लीजिए फैक्ट्री रेंट पे कर रहे हैं, तो अभी आप 10 यूनिट बनाओ, 100 बनाओ, 500 बनाओ, 1000 बनाओ, कुछ भी करो, फैक्ट्री रेंट तो सेम रहने वाला है। बोले फैक्ट्री बंद है तो भी रेंट लगेगा, ऐसा नहीं बोल सकते फैक्ट्री बंद है रेंट नहीं पे करें, ऐसा तो नहीं होगा। तो 0 बनाओ या 1000, हाँ फिर बंद कर दोगे और फिर फैक्ट्री वापस दे दोगे तो वो लॉन्ग टर्म की बात हुई, उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में तो वो सेम ही रहने वाला है। तो अभी मान लीजिए कुछ ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स है और वो चेंज होने वाली नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, बोले फैक्ट्री तो वही रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, उससे होगा क्या, बोले वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है, चलो ले लो, क्यों, फैक्ट्री ऐसे ही कुछ काम मिल नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पे वो काम मिलेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा हो रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो कुछ ऐसे डिसीजन आपको कैसे लेने पड़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग में देखोगे क्या है, ओके, जब मिनिमम प्राइस सेट करनी है, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे वर्कआउट होती है, क्योंकि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का अपोर्शन करना सेंटर वाइज ऑब्जेक्ट वाइज, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, व्हाट इज योर यू कैन से प्रोसेस, प्रोसेस में क्या क्या, मान लीजिए आपकी शुगर फैक्ट्री है, शुगर बना रहे हो, शुगर कैसे बनती है, शुगर केन में से, ओके, फिर ये शुगर केन जाएगी, उससे एक्चुअली मेन प्रोडक्ट आपकी शुगर है, उससे और भी बाई प्रोडक्ट निकलती है, एक होता है मोलासिस, ओके, जो लीकर बनाने में यूज होता है, ओके, और दूसरा है, मतलब वो तो वेस्ट ही है, बगास, ओके, वो वेस्ट होता है, अभी वो तो वेस्ट ही है, बट जो मोलासिस है वो बाई प्रोडक्ट है शुगर में, फिर उसमें कैसे एलोकेट करोगे आप, उसकी कितनी प्रोसेस होती है, तो अकॉर्डिंगली आपकी सिस्टम जो पूरी है वो डेवलप। इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, अभी आपको कितनी इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज करनी है, ओके, लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज व्हाइल ड्राफ्टिंग सिस्टम नीड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अभी देखिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और सभी डिपार्टमेंट में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। सेल्स टीम ने ऑर्डर ले लिया, ओके, क्या भाई आपको डिलीवरी मिल जाएगी 10 दिनों में, अभी उन्होंने बोला ही नहीं प्रोडक्शन को, और मान लीजिए प्रोडक्शन को बोल भी दिया, उसका रॉ मटेरियल नहीं था, उसने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, स्टोर्स डिपार्टमेंट को नहीं बोला कि लाओ, अभी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, बोले रॉ मटेरियल नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सभी में। अभी वो कस्टमर आ गया, बोले रेडी, बोले प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, रॉ मटेरियल नहीं था, तो ये सब कोऑर्डिनेशन में वर्क होना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर मिलता है डिलीवरी कब देनी है, तो वो कितने टाइम में बनेगा, कमिट पहले बाद में करो, पहले देख लो आपके पास है कि नहीं है, ओके, तो वहां पे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, और फिर सब रॉ मटेरियल जहां जहां पे यूज कर रहे हो, एम्प्लॉय है कि नहीं है वो बनाने के लिए, ओके, फिर मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है, तो सब जगह पे एवरी डिपार्टमेंट शुड बी वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ये इंफॉर्मेशन सब अगर आप कोऑर्डिनेट में करोगे तो इट विल बी वेरी गुड। फिर मंथली आपको फिनांस भी उसमें ऐड होगा, मंथली स्टेटमेंट देना है तो बैंक को स्टेटमेंट चला जाना चाहिए, ओके, फिर ऑर्डर देना है रॉ मटेरियल का, तो जैसे ही आपकी ईओक्यू आ गई, सॉरी आरओएल आ गया, रीऑर्डर लेवल, तो वहां पे ऑर्डर चला जाना चाहिए। अभी रीऑर्डर लेवल मतलब लेवल कि जहां पे आपको रीऑर्डर करना है, वो सब हम रीऑर्डर लेवल ईओक्यू मटेरियल कॉस्टिंग में देखेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपका रीऑर्डर लेवल पे आया तो आपने ऑर्डर दे दिया, नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर कस्टमर आएगा बोलेंगे नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, दैट इज अ स्टॉक आउट। आप कस्टमर को मना तो कर ही नहीं सकते कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो फिर तो आपका मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है, क्योंकि आप अच्छे से वो भी मैनेज नहीं कर पाए कि कस्टमर आए और आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ओके, तो खत्म होने से पहले ऑर्डर करना चाहिए था, तो इसलिए पहले आपको लेवल मेंटेन करने, फिर आप ऑर्डर किए जा रहे हो मैक्सिमम स्टॉक से भी बढ़ गया, बोले चॉकअप हो गया, तो
मैंने मैक्सिमम लेवल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम लेवल से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको मैनेज करना है, तो ये सब आपको कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करना पड़ेगा। और फाइनली रिकॉर्ड को मेंटेन करना। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन एज आई सेड, फाइनेंस को अलग करोगे, कॉस्ट को अलग करोगे, या मर्ज करके करोगे, चॉइस इज योर्स। एंड लास्ट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो ये सब आपको देखने के बाद जाके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आज तो पूरा थियरी ही चला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी है इसमें। तो ये जो आईटी वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक नया टॉपिक आया है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था। ओके, डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, क्योंकि अभी क्या है, डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, एआई आ रहा है, तो उसके बेसिस पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले ओल्ड सिलेबस में ये डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा टॉपिक नहीं था। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फिलहाल कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। इट इज डिफाइंड एज एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड फॉर एक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट टू दैट पर्टिकुलर यूनिट। मतलब आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको कॉस्ट क्या चाहिए? मुझे पर मोबाइल कॉस्ट चाहिए। ओके, तो यहां पे अगर आप मान लीजिए कि पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन, ओके चलो नो प्रॉब्लम। तो मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको क्या चाहिए कि ये पैसेंजर की कॉस्ट कितनी आ रही है टू और फ्रॉम। ओके, तो या तो आप प्रोडक्ट वाइज करोगे, मतलब मोबाइल, टैबलेट, कार, बुक, जो भी आपकी प्रोडक्ट, उसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। जो भी आप सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, जिसकी आपको कॉस्ट मेजर करनी है, वो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, जिसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सर्विस में प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, प्रोसेस, एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। प्रोजेक्ट में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट। एक्टिविटी में क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल प्लेसिंग ऑर्डर, रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनरी, मेल्टिंग ऑफ बिलेट्स। ओके, डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट मतलब यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्शन, सर्विसेज और टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स। मतलब कॉस्ट जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, वो तो यहां पे हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी वो जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोडक्ट है या जो इंडस्ट्री है, उसका कॉस्ट आप मेजर किस में करोगे? कोई प्रोडक्ट है तो आप केजी में मेजर करोगे, कोई प्रोडक्ट है आप यूनिट में मेजर करोगे, कोई प्रोडक्ट है उसको, अभी होटल में क्या होता है, यूनिट होता है, केजी होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, वहां पे क्या बोलोगे? रूम सर्विस, पर डे का रूम का चार्ज क्या हुआ। आर यू गेटिंग दिस? अभी आप बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे कैसे करोगे? ना ही केजी, ना ही लीटर, ना ही यूनिट, कुछ नहीं, पर पैसेंजर 1 टू ट्रैवल कॉस्ट क्या होगा। बट उसके लिए कॉस्ट असर्टेन कैसे करना पड़ेगा? सर अभी यहाँ पे तो ऐसा होगा कि जो बस जा रही है, ठीक है, उसमें तो 5 अलग अलग रूट आ रहे हैं, वहां पे तो अलग अलग किलोमीटर हो रहा है। एक काम करो, एक ऐसा कैलकुलेशन कर लो जो यूनिफॉर्म रहे, मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले गए, उसकी कॉस्ट क्या होगा। अभी बोले आपको ट्रैवल कहाँ पे करना है, अहमदाबाद जाना या फिर 250 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 250 किलोमीटर पर पैसेंजर कितना हुआ? बोले एक पैसेंजर का 1 रुपया लगता है, ठीक है, तो 250 रुपये कॉस्ट हुई, प्रॉफिट ऐड कर दो, आपका चार्ज हो गया। बोले आपको कहाँ पे जाना है? 100 किलोमीटर, ठीक है, इसका कितना हुआ? 100 रुपीज, प्रॉफिट ऐड कर दो, होगा। तो ये क्या है? यूनिट, पैसेंजर किलोमीटर। ओके, अभी हॉस्पिटल में क्या होगा? बोले पेशेंट डेज,
रूम में जितने डेज हो गए वो उसके हिसाब से होगा, या पर ऑपरेशन है तो ओके। तो ये जो इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री लो, सभी में अलग 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 यूनिट रहने वाले। तो ये एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉस्ट यूनिट डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर। दे आर यूजुअली फिजिकल मेजरमेंट, नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, लेंथ, वैल्यू एटसेट्रा। ये सभी के बेसिस पे हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स, ऑटोमोबाइल, तो वहां पे क्या होगा, नंबर्स, नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ व्हीकल्स एटसेट्रा। सीमेंट, अभी सीमेंट में क्या होगा, तो बोले वहां पे तो या तो टन में मैन्युफैक्चर करोगे या पर बैग, वो जो बैग होती है, ठीक है, 30 kg, 50 kg और 100 kg वॉट, तो पर बैग आप कैलकुलेशन करोगे या पर टन कैलकुलेट करोगे कॉस्ट। फिर केमिकल की बात करें तो उसमें या तो लीटर में हो सकता है, या फिर अगर बड़ी क्वांटिटी आप डील कर रहे हो तो गैलन्स, या फिर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो थोड़े क्वांटिटी में यूज होते हैं तो किलोग्राम एटसेट्रा। ओके, पावर, अब देखिए पावर में क्या होगा, किलोवाट आवर्स। स्टील, तो वहां पे टन। ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर कितनी कॉस्ट हुई, फिर उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो और दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चार्ज। गैस, क्यूबिक फीट। और एक बात समझ लेना, ये जो कॉस्ट यूनिट है और ये सब जो है, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दो। एमसीक्यू में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एमसीक्यू में एक तो एमसीक्यू आपका ये सभी यूनिट में से आने वाला है, वो फॉर श्योर है, फॉर श्योर। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख लिए ओल्ड में भी इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे पूछते, देखो नंबर 20, ये इंडस्ट्री का यूनिट दे दो। ओके, फिर आगे भी कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है, मेथड्स और वगैरह, तो आइदर और दोनों में से एक तो आ ही सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मेथड के साथ पूछेंगे, यूनिट मेथड दोनों साथ में पूछेंगे। नवंबर 15, नवंबर 16, नवंबर 20, जनवरी 21, मेथड या यूनिट जनवरी 21, कितनी बार ये आपको पूछ ले, ठीक है। यूनिट एंड मेथड, मतलब यूनिट मेजरमेंट के लिए, मेथड वो कॉस्ट कैसे आप मेथड कौन सी मेथड यूज करोगे, ठीक है, तो वो दोनों पूछते हैं। तो एमसीक्यू में ये आइदर और तो आने वाला है, वो फॉर श्योर है। अभी कुछ इंडस्ट्री जो है, कुछ प्रोडक्ट जो है, ओके, जिसमें ब्रूइंग, बैरल, ब्रिक मेकिंग, तो उसमें क्या होता है, ब्रिक में बल्क में होता है, तो 1000 ब्रिक का क्वांटिटी जो है उसी का हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होता है, मतलब बैच ऑफ 1000 ब्रिक्स। कोल माइनिंग, टन। इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर्स। इंजीनियरिंग, उसमें कॉन्ट्रैक्ट या जॉब वाइज होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट या पर जॉब। ऑयल, तो उसमें बैरल या टन या लीटर वॉट एवर। होटल या कैटरिंग, अभी देखिए होटल में क्या होगा, अगर आप रूम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बराबर है, तो वहां पे रूम डे, पर रूम डे ऐसे कैलकुलेट होगा। या मान लीजिए आप रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे मील, पर मील या पर आइटम होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विस में कैसे करते हैं, चार्जेबल आर और पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नॉर्मली ऑडिट की फीस होती है, वो पर असाइनमेंट होती है या पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट वो आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसमें कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा, मेरे ह्यूमन आवर्स कितने होने वाले और पर ह्यूमन आवर्स मेरी कॉस्ट क्या होगी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। एजुकेशन, तो उसमें तो कोर्सेस या पर स्टूडेंट एनरोलमेंट हुआ, उसके बेसिस पे होगा, तो कोर्स की प्राइस होगी या स्टूडेंट की प्राइस होगी। हॉस्पिटल, पेशेंट डे। एडवर्टाइजिंग, जॉब। इंटर डेकोरेशन, पर जॉब, तो जॉब के हिसाब से, अभी जैसे डेकोरेट करना है वैसी जॉब वैसी रिक्वायरमेंट। रेडीमेड गारमेंट्स, नंबर। टॉयस, बैच, टॉयस में क्या होगा, बैच वाइज कैलकुलेट करेंगे, एक एक टॉय बनाएंगे नहीं, ठीक है, बैच में बनाएंगे। वैसे टायर ट्यूब, वहां पे भी बैच वाइज होगा, ईच बैच, फिर वो बैच हो सकती है अलग अलग। फार्माक्यूटिकल्स में ईच स्ट्रिप या बॉक्स, उसका पूरा या तो स्ट्रिप बनेगी या तो पूरा बॉक्स, ऐसे लूज में नहीं आएंगे, ठीक है। टेक्सटाइल, पर मीटर, या उसमें भी वो पूरा बंच होता है, ओके। शुगर, पर टन। पेपर, केजी, टन या रिंग्स होती है पेपर की, ओके। फर्टिलाइजर, पर टन। एक्टिविटी वाइज अगर आप देखो, क्रेडिट कंट्रोल, तो वो अकाउंट मेंटेन, मान लीजिए अभी देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज, मान लीजिए बैंक है, तो बैंक में क्या होगा, तो बोले लोन या क्रेडिट कंट्रोल कैसे करना है, मतलब वो क्रेडिट पे कंट्रोल करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो अकाउंट वाइज
हम अलोकेट करेंगे। सेलिंग, तो उसमें कस्टमर कॉल या वैल्यू ऑफ सेल्स या ऑर्डर टेकन के हिसाब से होगा। मटेरियल स्टोरेज या हैंडलिंग, तो रिक्विजिशनिस्ट, और पर्सनल में पर्सनल रिकॉर्ड। तो ये सब यूनिट आपको एग्जांपल के तौर पे दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एक बार पूछा भी था ऑटोमोबाइल, यहाँ पे नंबर, तो ऊपर देखिए सब कुछ उसी में से यहाँ पे आपको रिपीट किया है। ऊपर आप जितना भी मैंने टेबल दिया है उसी में से आपको पूछ लिया है। ऑटोमोबाइल, गैस, ब्रिक वर्क्स, पावर, स्टील, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, ऑयल, ब्रूइंग एंड कैमल, सीमेंट। ओके, इज इट क्लियर? आगे इसकी भी एक मेथड आएगी यहाँ पे, जो कॉस्टिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉस्टिंग मेथड, तो उसका भी पूछ सकते हैं आगे कि कौन सी मेथड आप यूज करोगे, लाइक बैच, जॉब, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे यूनिट के साथ साथ मेथड भी पूछ सकते हैं आप, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट समझ में आ गया। तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसके एमसीक्यू भी साथ में हम करेंगे, डोंट वरी। चैप्टर 1 एंड होने के बाद साथ में हम उसके एमसीक्यू भी करेंगे पूरे। ठीक है।